आप क्वेश्चन नंबर 64 पढ़े। ठीक है, आज अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नए चैप्टर पे शुरू कर देंगे। देखो कह रहा है मीता एंड उषा, निकाल लिया। कह रहा है दो पार्टनर है, एक है मीता और उषा, और कह रहे हैं इनकी फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी इनके रेशियो 2:3 है। कह रहे हैं उनकी कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ये बैलेंस कब का दे रखा है? देखो डेट जब भी आया ना, बहुत ध्यान से करना, अगर डेट आया तो डेट कब दे रखी है बताओ? 1 अप्रैल 2015 की। इसका मतलब ये शुरुआत की बात है, यानी ओपनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग में कैपिटल है 1,40,000 1,20,000। फिर कह रहे हैं ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा, कह रहे हैं इनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है। बताओ कितनी दे रखी है? 32,000 की और 24,000 की। बिल्कुल। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने मुझे टाइम पीरियड दे दिया है। ठीक है, इसने टाइम पीरियड दे दिया कि भाई इसने ड्राइंग्स कब करी है? 1 जनवरी 2016 को ड्राइंग्स करी है दोनों ने। कह रहे इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड, यानी कि इनका जो अकाउंटेंट था, हाँ ठीक है, वो भूला था, उसको पता ही नहीं था करना क्या है, वो भूल गया। क्या क्या भूल गया? 3 चीज़ें भूल गया। क्या भूल गया? देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% ये लेना था, लेना भूल गया। मीता वॉज एंटाइटल्ड अ कमीशन 8,000 फॉर द होल ईयर, और उसको कमीशन देना भी भूल गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाई जनरल एंट्री। हमें क्या करना है यहाँ पे? रेक्टिफिकेशन करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, हमें बुक्स ओपन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा साल खत्म हो चुका है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये ऑल इंडिया 2017 में आया था कंपार्टमेंट में। बताओ क्वेश्चन समझ आया? आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। चल, अरे ये क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा है? 4। चल, हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले वर्किंग नोट में एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसको मैं क्या नाम दूंगा? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अच्छा, तो वो कैसे पढ़ रहे हैं? इनका मीता और उषा। अच्छा, एक हफ्ता नहीं भाई, पूरी मार्केट खुली पड़ी है, सब कुछ घूम रहे हैं तो लोग अच्छे खासे। शाम के टाइम कितने बजे? अच्छा, तुम मेट्रो के साइड पे गए होगे। अच्छा, हाँ, ये इवन ऑड पे दुकानें खुल रही हैं अभी तो। अभी लोगों के पास पैसा भी नहीं है ना। हाँ, कुछ दुकानें इवन पे खुल रही हैं, कुछ ऑड पे खुल रही हैं। अब यह है कि भाई लोगों के पास काम नहीं है, लोग लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग सामान खरीदने नहीं आ रहे। क्योंकि सामान कब खरीदते हैं? जैसे कोई त्यौहार होता है, किसी की शादी होती है, तब लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं। ये सब चीज़ें बंद पड़ी हैं, तो लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, सामान सबका ऐसे कैसे ही है, तो इसलिए कोई दुकान भी नहीं खुल रहा। चलो, हमने बना लिया, हमने 3 अकाउंट बनाए। कौन कौन से? एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक मीता का और एक उषा का। ठीक है, चलो, अब गलती क्या करी थी भाई? गलती उसने क्या करी थी, जो हमारा अकाउंटेंट था भोला, उसने 3 चीज़ें देना भूल गया था, तो हम दे देते हैं। क्या क्या दे दिया उसने? क्या रह गया? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर को दिया जाता है, यानी इनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रेडिट। बताओ कैपिटल कितनी है? 1,40,000 और 1,20,000, इनका 6% निकाल दो। ठीक है, और ओपनिंग में दे रखा है, इसका मतलब पूरे साल का लगेगा। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? 1,40,000 का कितना परसेंट? 6%। दो बार खुल गया कैलकुलेटर। 1,40,000। हाँ, चलो, तो मीता का लिख दो 8,400। उषा का बता दो, उषा की कैपिटल कितनी है?
1,20,000, हाँ, तो 1,20,000 का 6%, बताओ कितना आ गया? $7,200। ठीक है, देखो अब हमने क्या करा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था तो हमने दे दिया, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने क्रेडिट कर दिया मीता में, मैंने क्रेडिट कर दिया उषा में। ठीक है, और जो क्रेडिट होगा वो डेबिट भी तो होगा क्योंकि डबल एंट्री कर रहे हो, तो जो क्रेडिट हुआ उनकी कैपिटल में वो डेबिट कहाँ होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इन दोनों का टोटल करके मैंने लिख दिया 15,600। बताओ ये समझ आया? चलो सेकंड गलती क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की थी। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स लिया जाता है भाई, हाँ ले लेते हैं। हाँ तो बताओ जरा, हाँ बिल्कुल, ड्राइंग्स कितनी है इनकी बताओ। ड्राइंग्स इसने देखी थी 32 और 24। याद करो मैंने जब भी कहा था इंटरेस्ट निकालना होता है तो दो चीज़ें चाहिए होती है, क्या, एक तो अमाउंट चाहिए होती है, एक टाइम चाहिए होता है और एक रेट चाहिए होता है। अब इस क्वेश्चन में टाइम भी दे रखा है, बताओ कब दे रखा है, 1 जनवरी 2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को पैसे निकाले। तो बताओ कितने महीने हो गए, एक तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च, 3 महीने होते हैं, क्योंकि 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू कब हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, तो खत्म कब होगा 31 मार्च 2016 को। यानी कि मुझे इनका जो इंटरेस्ट निकालना है वो 3-3 महीने का निकालना है। बताओ समझ आया? चलो बताओ कितना कितना परसेंट है, 6% है। 32,000 की ड्राइंग्स है, 6%। अब यहाँ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में यानी कि कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि उसने निकाले कब है, जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो जाते हैं। ये बताओ समझ आया? हाँ हाँ हाँ, 80,000 नहीं 32,000 है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये आ नहीं रहा लिखा हुआ सामने, देखो मैंने लिखा तो है मीता उषा, क्योंकि उसने ड्राइंग्स कब करी है, देखो ये बताओ उसने ड्राइंग्स कब करी है, 1 जनवरी 2016 को। तो इसका मतलब जिस दिन उसने पैसे निकाले तभी से तो उसका इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा। एक बात देखो, जब हम बैंक में जाते हैं ब्याज लेने के लिए, जब बैंक हमें पैसे देगा तभी से तो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट का मीटर चालू करेगा। तो जब उसने पैसे निकाले तभी से क्या दूंगा, तभी से क्या लगाना शुरू हुआ, इंटरेस्ट। तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च, मार्च तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा ईयर एंड हो जाता है। अब समझ आया? ठीक ठीक, तो बढ़िया। घर पे पढ़ने का चलो ये फ़ायदा तो है कि थोड़ा कंफर्ट में, हाँ कंफर्ट में रहते हो। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए ना, चाहे तुम कुछ भी चीज़ सीख रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जो वर्ल्ड का टॉप बैडमिंटन प्लेयर है ना, नाम सुना उसका, रॉजर फेडरर, अब तो शायद रिटायर हो गया वो अपनी प्रैक्टिस पता कहाँ करता था, वो दुबई में प्रैक्टिस करता था अपनी, जो दुबई की बिल्डिंग है ना, बुर्ज नहीं बुर्ज खलीफा नहीं, एक और भी है, एक होटल, एक पता नहीं कोई बिल्डिंग है एक, उसका भी नाम बुर्ज से ही है शायद। तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता था वो 44 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक होता था। हाँ, वहाँ पे जाके वो अपनी प्रैक्टिस करता था। अभी देखो इतनी गर्मी में प्रैक्टिस कर रहा, तो भाई जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि भाई इतनी गर्मी में प्रैक्टिस क्यों करते हो, तो उसने कहा अगर मैं यहाँ पे अच्छा खेल लूँगा ना, तो जो नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट होता है ना उसमें तो मैं बहुत अच्छा खेल लूँगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है सबसे पहले। अब घर पे बैठ के क्या है, देखो कि कंफर्ट जोन मिल जाता है, तो हम उतने अच्छे तरीके से ना, ये देखो ये चीज़ मैंने नोट करी है कि घर पे बैठ के है ना ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना तुम जाके कहीं पे पढ़ सकते हो, मतलब फेस टू फेस पढ़ सकते हो। चलो ये बताओ समझ आया कि 3 महीने का क्यों लिया, क्योंकि उसने जनवरी को पैसे निकाले, उसने जनवरी को निकाले, फरवरी को और मार्च को क्यों लिया मैंने लास्ट तक, क्योंकि 3 महीने होते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे ईयर एंड हो जाता है, तो इसलिए मुझे कितने का लेना है, 3 महीने का दोनों का। ठीक है, तो इसका आ गया 480, इसका आ गया 360। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लिया जाता है, तो लूँगा तो इनकी कैपिटल को मैं डेबिट करूँगा, कितना 300, कितना तक था मैंने, हाँ 480 360। चलो लिख दो, इनकी कैपिटल में डेबिट कर दो 480 360। ठीक है, और जो यहाँ पे डेबिट हुआ है, हाँ बिल्कुल वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा।
840 हो गए, इनका टोटल आ गया 840। लो, हमने अभी दो गलतियां ठीक कर दी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती थी, दूसरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गलती थी। और ज़रा तीसरी गलती पे आते हैं। तीसरी गलती क्या कहा था उसने, कह रहा है कि मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 8000 फॉर द होल ईयर, कह रहा है उसको कमीशन देना भूल गया। ठीक है, अब दे देते हैं हम कमीशन उसको। चलो, तो मीता कमीशन, चल तो मीता को अगर दूंगा तो उसी कैपिटल में क्रेडिट करूंगा कितने रुपए, 8000, और पीएनएल में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा 8000। ठीक है, तो चलो हमने कितने स्टेप्स में क्वेश्चन कराते हैं, टोटल 4 स्टेप्स में करा था। पहला स्टेप क्या था कि पहले गलतियां ठीक कर दो। दूसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट या लॉस आएगा, पीएनएल अकाउंट को क्लोज करो और उससे निकालो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखो कौन सी साइड बढ़ी है, साफ साफ पता चला डेबिट साइड बढ़ी है। डेबिट साइड बड़े होने का मतलब क्या है, लॉस है। 15,600 प्लस, नहीं सॉरी 15,600 नहीं था, कितना था, हाँ 15,600 प्लस 8,000। ठीक है, तो ये हो गया 9,650 माइनस 840, ये आ गया 8,720 रुपये का लॉस। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,720। अब इस लॉस का करना क्या है, इसको बांट देना है पार्टनर्स के अंदर, किस रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। तो डिवाइडेड बाय 5, 1744 मल्टीप्लाई बाय 2, 3488। ठीक है, अभी लॉस है तो क्या कह रहे हो, नहीं अब तो सही चल रहा है, हो सकता है कि नेटवर्किंग की वजह से थोड़ा दिखाई दे रहा हो ऐसे। और मल्टीप्लाई पे बारिश का, अच्छा बारिश होने वाली है, अच्छा 5232। ठीक है, हाँ हाँ अच्छा, ये 8,720 आ रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी, एक सेकंड रुको, मैं कैलकुलेटर निकालू यार, इस तो काम नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। भाई 15,600 और प्लस 8,000 माइनस 840, ये आएगा 22,760। ये गलत लिखा हुआ है, एक मिनट इसको हटाते हैं यहाँ से, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ये आएगा 22,760। ठीक है, 22,760। अब इसको बांट दो इनकी रेशो में, तो 22,760 डिवाइड बाय 5, 22,760 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 9104। इसका आ जाएगा 9104 और इसका आ जाएगा 13,656। ठीक है, चलो ये लिख लो, इतना लिख लिया। अब बताओ क्या करना है अगले स्टेप में। हाँ, अब क्या करेंगे, अब बैलेंसेस निकालने होते हैं। चल कहाँ गया है ये रहा, अब बैलेंसेस निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस। पीएनएल अकाउंट में तो कभी बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ निकालो, देखो कौन सी साइड बढ़ी है, मीता में कौन सी साइड बढ़ी है, मीता में क्रेडिट साइड बड़ी नजर आ रही है। 8,000 प्लस 8,400 टोटल हो गया 16,400। तो ये हो गया 16,400, 16,400। तो छोटी साइड कौन सी पड़ रही है, डेबिट वाली, माइनस कर दो 9104 माइनस 480। तो यहाँ कम पड़ रहे हैं
6,816 रुपये। ठीक है, अब आते हैं उषा में। उषा में दिखाई दे रहा है 13,656 प्लस 360, तो ये हो गया 14,016 14016 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो 7,200, 14016 माइनस 8,200 6816, ये आ रहा है क्रेडिट साइड में 6816। ठीक है, अब याद करो अगर बैलेंस जहाँ आता था हमें उसका अपोजिट में लिखना पड़ता था। अगर ये यहाँ आ रहा है तो इसको यहाँ लिख दो 6816, और अगर ये यहाँ पर आ रहा है इधर तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6816। ठीक है, अब मुझे पता चल गया। देखो डेबिट कौन हो रहा है, उषा डेबिट हो रही है और मीता क्रेडिट हो रही है, तो इसकी एंट्री कर लो। जर्नल। ठीक है, 4 नंबर का आता है, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होगा ना तुम्हारा। ठीक है, कितने रुपए है, 6816 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, याद रखना नरेशन लिखना ज़रूरी है। अच्छा वो लिख लिया ऊपर या दिखाऊं, अभी लिख लिया। ये बताओ समझ आया। अब देखो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, कुछ नया नहीं करना, बस क्या है कि वो क्वेश्चन के थोड़ी बहुत चीज़ें बदल देगा, कभी कुछ बोल देगा कभी कुछ बोल देगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब देखो इसमें जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं ना वो सब तुम्हें करने हैं। ठीक है, आओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, फिर हम अगले चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़े नहीं, साथ में पढ़ते हैं। चलो, कह रहे ए बी एन सी पार्टनर है इन अ फर्म। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी नेट प्रॉफिट दे रखा है उसने 30,000 रुपये का। ठीक है, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा कि बांट दिया उन्होंने, मतलब जो उसका अकाउंटेंट था उसने बांट दिया अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो है। नहीं, ड्यूली मतलब दे दिया, ड्यूली का मतलब होता है इसको दे दिया, ड्यूली का मतलब होता है इस चीज़ को, मतलब उसने पहले कहा प्रॉफिट, ड्यूली मतलब इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:1:1 के अंदर। ठीक है, इट इज़ नोटिस्ड ऑन 10 अप्रैल 2020। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा साल कब खत्म हो गया, 31/3/2020 को। फिर उसने अगली डेट कौन सी दी मुझे, 10 अप्रैल। तो एक बार बताओ यहाँ पे आके तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई होंगी 31/3/2020 को। अब उसको पता कब चला, 10 अप्रैल को। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि ये रेक्टिफिकेशन करवाने वाला है। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं दैट एन अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास, यानी कि अकाउंटेंट जो था वो भूला, ये चीज़ें देना ही भूल गया। थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, क्या क्या भूल गया बताओ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, द कैपिटल ऑफ ए बी सी कितनी दे रखी है, 50, 40 और 30,000। ठीक है, फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले निकाल के दे रखा है, देखो उसने 350, 250 और 150। पार्टनर की सैलरी बता रखा है 5,000 और 7,500। फिर कह रहा है कमीशन ड्यू टू ए फॉर सम स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000 रुपये की कमीशन, यानी कि उसने 4 गलतियां करी हैं, 1 2 3 4, ये चीज़ें देना भूल गया। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको पीएनएल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करना, यानी सिंपल कहने का मतलब है आपको बुक्स को रीओपन नहीं करना, क्योंकि भाई रीओपन होगी तभी तो पीएनएल अकाउंट पे एंट्री होगी। तो कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स इंटर से। ठीक है, और जो भी ये ऊपर दे रखा है इनसे हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया। इंटर से है ना, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका मतलब है जो ऊपर दिया हुआ है या जो बताया गया है। ठीक है,
चल बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 70। हाँ आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 70 सेकंड को कंप्लीट करते हैं। अच्छा बताओ गलती क्या करी है इसने मुझे देखो, अच्छा अब क्वेश्चन में समझो जरा। क्वेश्चन में इसने प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 30,000 का, और प्रॉफिट उसने 3:1 में बांट दिया। अब प्रॉफिट बांटने के बाद उसको पता चला कि भाई ये 4 चीज़ें, मुझे बारिश आ गई, कि ये 4 चीज़ें देना भूल गया। अब बताओ गलती कैसे ठीक करूँ? देखो इसके 2 ऑप्शन है। देखो गलती ठीक करने के 2 ऑप्शन है। पहला, भाई आपने जो भी प्रॉफिट दे दिया है उसको क्या करो, रिटर्न ले लो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, रेक्टिफाई कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट, ये कर सकते हो। क्योंकि आपने गलत दे दिया, क्योंकि आपको प्रॉफिट में से पहले ये सब चीज़ें माइनस या प्लस करनी थी और आपने ऐसे ही उठा के दे दिया, तो पहले वापस ले लो, उसमें से जो भी प्लस माइनस करना था वो करो, फिर उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो दे दो। या फिर सीधा सीधा भाई जो भी आपकी ओमिशन हो गई उसी को ठीक कर लो, एक ही बात है। भाई जो देना भूल गए थे अब दे दो, भाई प्रॉफिट तो आपने दे दिया कोई नहीं, पर जो चीज़ें देना भूल गए थे वो दे दो। तो बताओ कौन सी अप्रोच से करेंगे हम इससे करेंगे, ठीक है। हालांकि इससे भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम इससे करेंगे। इससे करने का रीज़न क्या है, ये शॉर्ट में हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। इसमें लंबा काम हो जाएगा, पहले प्रॉफिट वापस लो, फिर ठीक करो, फिर वापस प्रॉफिट बांटो। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, जो गलतियां हो गई थी उसको ठीक कर दो। बताओ समझ आया? हाँ, जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चंस करे ना, बिल्कुल वैसे ही। चलो आओ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं, मेरे साथ साथ बना लेना है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कितने पार्टनर है बताओ? यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तो यानी 3 पार्टनर के लिए बनेगा, और एक बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, और एक पर्टिकुलर्स का बनेगा, तो थोड़ा छोटा बनेगा यहाँ पे। मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो ऊपर नीचे साइड बाय कहीं भी जा सकता हूँ। ये देखो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ और आगे। हाँ तुम नहीं जा सकते, कोई नहीं, पर्टिकुलर छोटा बना लो, जरूरी थोड़ा ना पर्टिकुलर्स बड़ा बनाना। चल मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये होगा मेरा P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और नाम क्या आते हैं इनके? PQR ABC, ABC, ठीक है। और ये साइड हो गई पर्टिकुलर्स की। चल अब बताओ गलती क्या करी उसने? 4 गलती करी थी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट निकाल के बता दो कितना कितना होगा। नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो 50,000 का 6% कितना हो जाता है बताओ? 3,000 रुपये। हाँ तो ए का हो गया। अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यानी क्रेडिट होगा, क्योंकि इनको दिया जाएगा। 3,000 रुपये यहाँ आ गए। और बी का बता दो कितना है? 40,000 का 6% कितना हो जाता है बताओ? 2,400, ठीक है। और सी का बता दो कितना है? सी की कैपिटल है 30,000, 1,800। इनका टोटल डेबिट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हो जाएगा 7,200, ठीक है। ये कहाँ गया? ये P&L में डेबिट हो गया। चलो पहली गलती ठीक हो गई। दूसरी गलती क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो इसने निकाल के दे रखा है, तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये इनसे लिया जाएगा, यानी इनकी कैपिटल में डेबिट होगा। 350, 250 और 150। तो मैं लिख देता हूँ 350, 250 और 150, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 350, 250 और 150, टोटल हो गया 750। ये P&L में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलो दूसरी गलती भी ठीक हो गई। तीसरी गलती कह रहा है कि पार्टनर की सैलरी थी किसकी? ए की 5,000 रुपये और बी की 7,500 रुपये, तो हम सैलरी दे देते हैं, ठीक है। तो ए को दी जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और बी को थी, सी को थी, बी को 7,500 रुपये, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगी। तो जो यहाँ क्रेडिट होगा वो P&L में क्या हो जाएगा? 7 डेबिट, तो ये हो जाएगा 12,000
500। चलो उसके बाद चौथी गलती क्या थी, कमीशन देनी थी ए को 3000 रुपये। चलो ये भी दे देते हैं, कमीशन टू ए। तो कमीशन दूंगा तो इसी कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा, कितने की, 3000 रुपये की, 3000 रुपये की कमीशन, और ये साथ साथ यहाँ डेबिट। ठीक है, ये भूल मत जाना कि एक एंट्री अगर क्रेडिट कर रहे हो तो दूसरी डेबिट करोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या निकलता है, हाँ कर लो, हाँ मैंने कहा तो था मेरे साथ साथ लिख लेना। जल्दी इसलिए चल रहा हूँ मैं क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलो बैलेंसेस निकाल लेते हैं। हाँ हम बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि शुरू में है ना, देखो पहले चैप्टर, बल्कि ये तो लगा लो कि एक बार तो मैंने ये पहले चैप्टर 2 महीने में कंप्लीट कराया था एक जने को। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे बेस बनाना था अकाउंट्स का, क्योंकि उसको 11th में कुछ नहीं आता था, 11th का उसको कुछ नहीं पता था, तो मुझे उसका बेस कंप्लीट करने के लिए पूरा बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने स्पीड पकड़ ली थी, मतलब सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर, क्योंकि वो सारे एक जैसे चैप्टर है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलो तो मैं निकाल लेता हूँ 7200 प्लस 12500 प्लस 3000 माइनस, ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ टोटल भी लिख लेता हूँ साथ साथ। $22,700 माइनस 750, तो ये आ जाएगा 21,950। तो डेबिट साइड बढ़ी है, इसका मतलब ये लॉस दिखा रहा है। ठीक है, इनकी रेशियो कितनी थी, 3:1:1। तो ये हो गया 4390 लॉस है, 4390 मल्टीप्लाई बाय 3, 13,170 आ जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है। अच्छा ये चीज़ गलत कर दी, बैलेंसेस नहीं भाई, प्रॉफिट, ये तो लॉस था हमारा, ये बैलेंस तो अब निकलेगा। ये जो है ये तो लॉस है, पहले लॉस निकलता है फिर बैलेंस निकलता है, अब निकलेगा बैलेंस तो। ठीक है, इसमें कभी बैलेंस नहीं निकलता। ए में बताओ कितना है, 13,170 प्लस और 350, टोटल हो गया 13,520। ठीक है, माइनस कर देता हूँ 5,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000, ये आएगा 2,520। और अगर इसको यहाँ लिखा है तो साथ साथ यहाँ लिख देता हूँ 2,520। अब आते हैं बी पे। बी पे पता चल रहा है मुझे क्रेडिट साइड बड़ी है, 7,500 प्लस 2,400, टोटल हो गया 9,900 माइनस 4,390 माइनस 250, 5,260 यहाँ पर आ रहा है 5,260, तो इसको साथ साथ यहाँ लिख देता हूँ 5,260। अब सी में मुझे पता चल रहा है डेबिट साइड बड़ी है, यानी 150 रुपये, और 4,390 4,540 माइनस 1,800, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा इसका 2,740, इसको साथ साथ यहाँ लिख देता हूँ 2,740। ठीक है, चल लिख लिया, लिख लो कोई नहीं, ये 7 है, 2,740। अच्छा मैं इस चैप्टर का एक है ना असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इस चैप्टर के, ठीक है, वो मुझे करके देना। और उसमें से जो नहीं होंगे
वो मैं कराऊंगा। नहीं यार, मैथ है ना, सीए में मैथ है ही नहीं, तो मैथ मेरे पास से छूट गई थी, उसके बाद कभी पढ़ी ही नहीं, तो इसलिए फिर मैथ की आदत नहीं रही। मैथ मेरी है ना 10th तक तो बहुत अच्छी थी, 12th में मैथ पढ़ाने वाला कोई ढंग से मिला नहीं। मैथ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे मैथ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। अकाउंट से ज़्यादा अच्छी मुझे मैथ लगती थी, बट 12th में 11th में मुझे कोई मैथ पढ़ाने वाला ढंग से मिला नहीं, तो इसलिए मतलब फिर मैंने मैथ मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही नॉर्मल सी हो गई थी मेरी। 11th क्लास में तो मैंने कोचिंग ही नहीं ली थी मैथ की, पता नहीं मैं कैसे पास हुआ था। ना तो अकाउंट्स की ली थी, ना ही मतलब किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग ही नहीं ली थी मैंने 11th क्लास में। उसके बाद जब सीए में गए तो सीए में मैथ थी नहीं, और थी बस बहुत छोटा सा पार्ट था, और वो भी एक ही बार आता है, तो उसके बाद फिर मैथ आती नहीं। हमारे पास ज़्यादातर काम फाइनेंस का, टैक्सेशन का, लॉ का, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे मैथ और ये सब चीज़ें इतनी आती नहीं है। ये साइंस में ज़्यादा आती है, तो साइंस वाले बच्चे मैथ पढ़ा लेते हैं अच्छे से। हो गया, चले आगे। कोई नहीं, लिख लो। इसलिए कहा तो पर्टिकुलर्स का छोटा बना लेना। अच्छा, 3 के तो आएंगे, आएगा 2 का तो नहीं आ सकता, पर 3 का तो आएगा ही आएगा। हो गया, चल हाँ, जल्दी एंट्री कर लो। मतलब कौन कौन डेबिट हो रहा है? एक तो बी डेबिट हो रहा है, एक सी डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट कौन हो रहा है? ए। अच्छा, तो बी में कितने आए थे? बी में आए थे 5260 थे, 5200 थे। एक मिनट यार, कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया भाई। बी तो क्रेडिट हो रहा है यार, ये देखो, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने बी को क्रेडिट डेबिट कर दिया। बी तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ए, और डेबिट हो रहा है सी, ठीक है। चल, तो इसको ठीक कर देता हूँ। डेबिट हो रहा है ए, ठीक है। तो ए में कितने आए बताओ, बता दो ए की वैल्यू। 2520। अच्छा, 25 20। सी में कितना है? 2740। अच्छा, अब एंट्री है ना, चेक कर लेना कि इनका दोनों का टोटल ए के टोटल के बराबर होना चाहिए। 2520 प्लस 2740, ये आना चाहिए 5260, और ए में भी 5260 ही आने चाहिए। देखो यही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने एंट्री ठीक करी है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। चलो लिख लो इसको। अगले चैप्टर पे आते हैं अब। हालांकि इस चैप्टर में एक पॉइंट और रह गया, गारंटी वाला पॉइंट रह गया, ठीक है, वो भी कर लेंगे साथ साथ। हाँ, ये मेरे से शायद पता नहीं किसने पूछा था, ये रिदम ने पूछा था या फिर ये दीपक ने पूछा था क्वेश्चन इसका, कुछ गारंटी वाला।
ठीक है, ये भी करेंगे अगली क्लास में, ये भी करेंगे। मतलब एक काम करेंगे, इसको भी लेके चलेंगे और थोड़ा सा दूसरा चैप्टर भी लेके चलेंगे। ठीक है, लिख लिया, चले आगे। चल, हाँ गुडविल पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा मज़ेदार चैप्टर भी है। और अब तुम्हारे इसमें ना क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आ गए हैं। पहले हमारे टाइम पे है ना इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे गुडविल के। अच्छा मैं बताऊँ, गुडविल वैल्यूएशन का जो ये चैप्टर है ना, ये सीए फाइनल में भी है। सीए फाइनल में भी हमें गुडविल वैल्यूएशन पढ़नी पड़ती है। मतलब सीए फाइनल में एक क्वेश्चन आता है 16 नंबर का गुडविल के ऊपर, पूरा गुडविल के ऊपर। हाँ, तो ये लगा लो गुडविल का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर सीए फाइनल में भी आ रहा है तो। हालांकि तुम्हारे मतलब हमारे इसमें जो आता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब 2 पेज का एक क्वेश्चन होता है। तुम्हारे इसके अंदर उसका सिर्फ 1% पार्ट होता है खाली। और मैं बताऊँ गुडविल वैल्यूएशन क्या होता है, देखो मैं बताऊँ क्या होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा की कंपनी है, ठीक है। अब टाटा की कंपनी में सबसे अच्छी कंपनी जो है ना, टाटा, वैसे टाटा ग्रुप है, जैसे रिलायंस ग्रुप है, तो टाटा के अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी है वो टीसीएस की है। नाम भी नहीं सुना होगा, सुना ना टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, जितना टाटा ग्रुप में जितना प्रॉफिट होता है ना, उसका 60% प्रॉफिट यहाँ से आता है टीसीएस से। यानी लगा लो टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है टाटा के लिए। मतलब जितना टोटल प्रॉफिट है उसका 60% सिर्फ टीसीएस कमा के देती है, मोर देन 50% टीसीएस कमा के देती है। अब टीसीएस काम क्या करती है, अब इसका नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि भाई हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। टीसीएस जो है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, इसलिए इसके जितने भी क्लाइंट है ना वो सारे के सारे मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। मतलब इसके क्लाइंट जो है वो है गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स को टीसीएस मैनेज करता है। उसके अलावा यूएस के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनकी वेबसाइट्स या उनके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम भी टीसीएस करता है। तो बहुत अच्छा खासा पैसा मतलब टीसीएस कमाता है। ये लिखा तो है मैंने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब अगर इसको अपनी गुडविल जाननी है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी गुडविल क्या होती है, मैं अभी सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। अगर इसको अपनी गुडविल जाननी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो कि वैल्यूएशन ऑफिसर है या वैल्यूअर कहते हैं इसको, ठीक है। ये वैल्यूएशन करता है चीज़ों की। जैसे अगर मैं बताऊँ क्या होता है कि मान लो कि भाई किसी पर्सन की बाइक है, ठीक है, अब वो चोरी हो गई। जब वो बाइक चोरी हो जाती है ना, उसके बाद वो बाइक अगर कहीं मिलती है पुलिस वालों को, ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाँ, जैसे मान लो ये बाइक है, अब ये बाइक चोरी हो गई, फिर ये बाइक यहाँ पे मिली पुलिस वालों को। अब ये पुलिस वाले उठा के इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, अपने पुलिस स्टेशन में, थाने में ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके एक जगह पे इसको रख देते हैं जिसको मालखाना कहते हैं। नाम सुना है? हाँ, ठीक है, वहाँ पे जहाँ रखते हैं ना ये, उसको मालखाना कहते हैं। ये अभी मालखाना जो है अंग्रेज़ों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए आज तक इसको मालखाना ही कहते हैं। अभी मालखाने में जब रख देते हैं, अब मैं फिर जाऊंगा पुलिस के अंदर, मतलब पुलिस मुझे कॉल करेगी और बोलेगी भाई आपकी बाइक मिल गई है और भाई आप जाके इसको छुड़ा लो। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पुलिस को बोलूँगा कि भाई मुझे मेरी बाइक दे दो, तो क्या पुलिस बाइक दे देगी? नहीं देगी। पुलिस क्या कहेगी? पुलिस कहेगी पहले एक काम करो, पहले कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करो, वहाँ से आपको एक परमिशन लेटर मिलेगा और फिर जाके वो हमें दिखाओगे और फिर जाके आपकी बाइक देंगे। इतना झमेला होता है। स्क्रीन ऑफ हो गई थी? नहीं तो चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो, हाँ, ये बाइक मालखाने में रख देते हैं। अब अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस स्टेशन पे, कि भाई बाइक वापस कर दो, तो वो बोलेंगे पहले जाओ कोर्ट में, कोर्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करो। डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने आरसी, ठीक है, बाइक के पेपर, वो जो भी इंश्योरेंस, वो सब फाइल करो और वहाँ से आपको एक परमिशन लेटर मिलेगा कोर्ट से। वो लेटर आप ला के हमें दिखाओगे, फिर जाके हम आपकी बाइक रिलीज़ करेंगे।
मतलब तुम्हारी बाइक है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे उस पे है। आरटीओ में भी, क्योंकि आरटीओ के अंदर ये तो होता है, आरटीओ जो हमें मिलती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है, वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरी बाइक है, और मेरी बाइक लेने के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी बाइक है, जबकि वो चीज़ पहले से आपके पास लिखी हुई है। ये सिस्टम बना हुआ है, देखो। इसलिए तो बहुत लोग है ना कंप्लेंट ही नहीं करते, बाइक चोरी हो जाती है, जैसे 5-6 हज़ार की बाइक है ना, वो कंप्लेंट ही नहीं करते। वो सोचते हैं 5-6 हज़ार रुपये की बाइक के लिए कंप्लेंट करेंगे, और पुलिस वाले क्या है, जैसे अगर उनको बाइक मिल गई तो जबरदस्ती है कि बाइक तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, तुम अगर मना करोगे नहीं लेनी तो वो तुम्हारे ऊपर उल्टा केस डाल देंगे कि भाई तुमने क्या नाम है पुलिस का टाइम बर्बाद करा है। तो बहुत सारे लोग अगर जैसे पुरानी से कोई बाइक होती है ना, वो पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं करते कि छोड़ो यार, पुलिस वैसे दिमाग खराब करेगी, 5,000-6,000 की बाइक थी, पुलिस को वैसे फालतू में पैसे देने पड़ जाएंगे, ऐसे होता है। तो अब क्या होता है, जब हम कोर्ट जाते हैं ना डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो वहाँ पे मुझे उसकी वैल्यूएशन भी देनी पड़ती है कि जो मेरी बाइक चोरी हुई है उसकी वैल्यूएशन कितने की है, और वैल्यूएशन के लिए मुझे वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी एक वैल्यूअर से। बताओ समझ आया? ये वैल्यूअर कौन होता है? ये वैल्यूएशन करता है, यानी कि ये बताता है कि आपकी बाइक कितने रुपए की है। भाई आपने जितने की खरीदी थी, लेकिन मैं 5 साल 6 साल 10 साल चलाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, याद है, निकाली भी थी। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर ये तो काम करते थे, भाई जितने का सामान खरीदा उसमें कितने कितने डेप्रिसिएशन लगा। हालांकि वहाँ पे हमें क्या चीज़ें पता होती थी, हमें वहाँ पे रेट पता होता था कि 10% 5% रेट गिवन होता था। तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली किसी को, मतलब अगर मेरी बाइक है, तुम्हारे पास कोई एसेट है, हमें क्या उसका रेट पता है कितने रेट से डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, या हम बता सकते हैं आज के दिन इसकी कितनी वैल्यू है? ठीक है, तो इसके लिए वैल्यूएशन ऑफिसर होता है या वैल्यूअर होता है, इसको सारी नॉलेज होती है कि भाई कैसे वैल्यूएशन करनी चाहिए। अब अगर टाटा कंपनी जो है इससे अपनी गुडविल वैल्यूएशन कराने जाएगी, तो एक फर्म है इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी फर्म है वैल्यूएशन के ऊपर, मैं नाम भूल गया उसकी, वो गुडविल वैल्यूएशन का ही काम करते हैं, उसका प्योर काम गुडविल वैल्यूएशन का है। और एक वैल्यूएशन के, वो चाहे कोई भी हो, उनको मतलब नहीं है, अगर आप उनसे वैल्यूएशन कराने जा रहे हो ना, तो एक वैल्यूएशन के वो 40 लाख रुपए लेते हैं। मतलब चाहे कोई भी हो, ठीक है, बड़ी कंपनी होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लेंगे, लेकिन अगर छोटी भी है, नॉर्मल भी है, तो उनकी मिनिमम फीस जो है वो 40,000 रुपये है गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए। हाँ, 40,000 नहीं, सॉरी, 40 लाख रुपये। दिल्ली के अंदर ही है उसका ऑफिस है, तो ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस है उसका, पर दिल्ली में हेड ऑफिस है उसका, मैं नाम भूल गया उस फॉर्म का। उसकी मिनिमम फीस 40 लाख है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। यानी कि बीकानेर वाला भी अगर जाता है अपनी गुडविल वैल्यूएशन कराने के लिए, तो मिनिमम 40 लाख रुपये वो उससे लेंगे, बाकी अगर काम होगा तो ज़्यादा भी ले लेंगे। करते हैं गुडविल भी करते हैं। मैं तो अभी सिर्फ प्रैक्टिकली बताया कि भाई गुडविल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि गुडविल वैल्यूएशन मार्केट में चलता कैसे है। देखो यहाँ तो बुक्स में पढ़ लोगे कि हाँ गुडविल निकाल ली, पर प्रैक्टिकली गुडविल कैसे निकलती है, कितने पैसे चार्ज होते हैं, वो मैंने यहाँ से थोड़ा सा बता दिया उसके बारे में, कि ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो ना, ये प्रैक्टिकली यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, और गुडविल निकालना इसलिए इसी वजह से तो गुडविल का क्वेश्चन सीए फाइनल में दिया जाता है, ताकि भाई आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि गुडविल कैसे बनी है। क्योंकि जब मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगा और वहाँ अगर मुझे गुडविल दिख जाए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी है, उसने क्या क्या मेथड्स यूज़ करें। हालांकि मैं निकाल नहीं सकता, पर मैं उसको थोड़ा बहुत चेक तो कर सकता हूँ। चलो आते हैं अपने चैप्टर पे, गुडविल वैल्यूएशन। हालांकि इस पर मैंने पूरी क्लास यूट्यूब पर डाली भी है गुडविल के ऊपर। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई गुडविल होता क्या है। मैं हमेशा पूछता हूँ बच्चों से कि भाई गुडविल क्या है। ठीक है, क्या सुना है आज तक गुडविल के बारे में? अप्रोच क्या करते हैं? अच्छा, मतलब कह सकते हो नेम, फेम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और चलो ठीक है, ज़्यादा तक लोगों को ये लगता है कि मार्केट में हमारा जो नाम होता है, हमारी जो फेम होती है, जो हमारा अप्रोच होती है मार्केट में, जो हमारी एक गुडविल बनी होती है, ठीक है, ये हमारा ही होता है मार्केट के अंदर, नेम एंड फेम। अब मुझे एक बार बताओ ज़रा, नेम एंड फेम की वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे बताओ? तुम कह सकते हो कि भाई ये एक कंपनी है रिलायंस की, और इस रिलायंस का मार्केट में 1000 करोड़ का नाम है, 1000 करोड़ का सिर्फ नाम है, ऐसे कह सकते हो? भाई नाम को कैसे वैल्यू कर सकते हो? नाम को कभी भी रुपीस की टर्म्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। नहीं समझ आया? तो इसका मतलब भाई गुडविल नेम फेम नहीं होती है। हालांकि तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ यही है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है उसने इसकी डेफिनेशन भी चेंज कर दिया है, पर अभी तक बुक्स में पुराना ही लिखा हुआ है। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं, ये AS 26 में चला गया अब तो। पहले AS 10 में हुआ करता था, अब AS 26 में जा चुका है। ठीक है, अब कहीं पुराने जो टीचर है ना, उनको अभी तक ये लगता है ये AS 10 में पढ़ा हुआ है, ये AS 10 में नहीं है भाई, इसको AS 26 में डाल दिया गया। ठीक है, तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा, मैं बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि इतना तो समझ आ गया कि भाई जो गुडविल है वो नेम फेम रेपुटेशन ये सब चीज़ें नहीं होती। क्यों? उसका सिंपल रीज़न है कि भाई आप उसको मनी की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तो फिर गुडविल है क्या, आप समझते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से खुद सोच के बताना कि गुडविल क्या चीज़ है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, खुद ही पता चल जाएगा गुडविल क्या है। देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारे पड़ोस में एक दुकानदार है, ठीक है, ये क्या करता है, इसकी प्रेस का ठेला है, ठीक है, प्रेसिंग करता है, मतलब आयरन मैन है यहाँ का, ठीक है। हाँ, ये इसने ठेला लगा रखा है और ये इसके पास ढेर सारे कपड़े पड़े रहते हैं। अब ये मान लो तुम हो, ठीक है, तुमने सोचा क्यों ना एक काम करा जाए, ये बहुत सालों से यहाँ पर है, इसका जो काम है, इसका जो ठेला है, इसको खरीद लिया जाए, बाय कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं अपना दुकान लगा लूँगा, मतलब यही काम पे मैं किसी और को लगा दूंगा, ठीक है, इसको खरीद के। अब तुम इसके पास जाते हो, ठीक है, इसका नाम है, मान लेते हैं रामू, ठीक है। अब तुम रामू से पूछते हो, रामू काका नाम, ठीक है, रामू काका, तुम उससे पूछते हो कि भाई रामू काका, तुम्हें इतने सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ठेला लगाते हुए, तो ये कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे ठेला लगाते हुए 30 साल हो गए, 30 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे प्रेसिंग करता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे मेरे अच्छे खासे क्लाइंट हैं, आसपास के बहुत सारे लोग मेरे पास कपड़े लेकर आते हैं, और तुम इसे कहते हो कि भाई आज के दिन एक काम करो, मुझे अपना सामान दो, ठीक है, मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ पूरा का पूरा, मैं अपने तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है चलो, और तुम यहाँ पे एक झूला भी लेके गए थे बड़ा सा सामान खरीदने के लिए, ठीक है, यहाँ लिखते थे। अब तुमने उससे कहा कि भाई जो जो सामान है ना वो सब मेरे झोले में डाल दो। अब ये बताओ क्या क्या डालेगा इसके अंदर, तुम्हारे झोले में क्या क्या सामान होगा। एक तो इसकी प्रेस होगी, ठीक है, आप उसका बिजनेस खरीदने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू करोगे। तो भाई तुमने कहा कि प्रेस कितने की है, उसने कहा प्रेस जो है ना वो 10,000 रुपये की है। तुमने कहा ठीक है चलो इसको झोले में डाल दो। और बताओ क्या क्या सामान है। हाँ, टेबल भी आएगी, क्यों नहीं आएगी टेबल बड़ा झोला है ना भाई तुम्हारे पास, आ जाएगी यहाँ, बड़ा झोला है, ठीक है। टेबल मान लो 15,000 रुपये की है, ठीक है। और बताओ और क्या है। नहीं, कपड़े तो यार दूसरे के हैं, वो तो प्रेस करके देने हैं, वो कैसे रख लोगे। हाँ लेकिन उसके पैसे थोड़ा ना जोड़ोगे भाई। यहाँ तो तुम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो कि उसको बिजनेस कितने का पड़ेगा तुम्हें। अगर देखो एक बात बताओ, तुम उसे कपड़े भी झोले में डलवाओगे और बोलोगे ये कपड़े इतने रुपए के हैं, तो ये कपड़े उसके थोड़ी ना, ये कपड़े तो बाहर वाले के हैं, इसके पैसे तो तुम बिजनेस में नहीं जोड़ सकते। नहीं समझ आया। और बताओ। हाँ, वो सब इसी में आएगा ना, टेबल के अंदर इंक्लूड हो गया, टेबल एक्सेट्रा। उसके गले में कुछ कैश पड़ा हुआ था 2,000 रुपये का, तुमने कहा इसको भी यहीं छोड़ दो। ये बताओ सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल बात है, हम इसको कह रहे हैं कि भाई आपका पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, पैसे लो और जाओ भाई, कैश है जो भी पड़ा है सब यहीं रहने दो और पैसे लो और निकल जाओ, हमने आपका बिजनेस खरीद लिया। बताओ समझ आया। तो यानी कि कैश को भी खरीदा जाता है। कई लोगों को लगता है कैश को नहीं खरीदा जाता, कैश को भी खरीदा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, इसी चीज को अभी बता रहा हूं। जब हम अपनी सेकंड बुक पे आएंगे ये चीज दोबारा रिपीट करूंगा मैं, मतलब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये चीज मैं करा चुका हूं, और तब तक तुम्हें भूल जाओगे कि ये चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, ये सेकंड बुक में दोबारा आने वाला है और यही चीज दोबारा से बताऊंगा मैं, और तब तक तुम भूल जाओगे। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, याद आ जाएगा। तो बताओ इसका कुल सामान कितने का हो गया, बताओ 15 और ये कितने हो गए 25, यानी 27,000 रुपए का। ठीक है, अब तुम इसको 27,000 रुपए देने वाले थे, तभी बीच में से एक आदमी आया और उसने कहा रामू को कि भाई तुमने मेरे से 5,000 रुपए का उधार लिया हुआ था, ठीक है, अब वो तो दे दो वापस। अब रामू क्या कह रहा है, रामू कह रहा है कि भाई देखो मेरा बिजनेस तो इसमें रहमान ने खरीद लिया, तो ये 2,000 रुपए भी इसी से ले लेना, क्योंकि बिजनेस के लिए लिए थे मैंने, प्रेस लाने के लिए। अब ये बिजनेस ही इसी का हो गया तो लायबिलिटी भी इसी की हो गई। बताओ समझ आया। तो बताओ तुम मान जाओगे इसके 5,000 रुपए देने के लिए। नहीं मानोगे, बताओ क्यों। हाँ, तो क्या करोगे, तुम बोलोगे भाई 5,000 रुपए की लायबिलिटी अगर मैं ले रहा हूं तो यहां से 5,000 रुपए मैं कम कर दूंगा। ये समझ आया। ठीक है, क्योंकि सिंपल बात है, मैंने भाई तुम्हारे एसेट्स लिए तो मैंने तुम्हारी लायबिलिटी भी ली, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही क्या है, बिजनेस का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों आते हैं। मैंने जब तुम्हारी पूंजी ली तो मैंने तुम्हारे लायबिलिटीज यानी दायित्व भी ले लिए, लेकिन भाई मैंने जितने का तुमसे सामान खरीदा है उसमें तुम्हें कुछ पैसे मुझे वापस भी करने हैं। तो कुल सामान कितने का हो गया बताओ, 22,000 का। इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट एसेट्स। ये समझ आया। ठीक है, यानी कि 27,000 क्या है, ये 27,000 आया मेरे टोटल एसेट।
कि भाई कुल एसेट कितने के थे मेरे 27 के, लेकिन 5,000 की लायबिलिटी भी बनी उसमें, तो नेट एसेट कितने के हो गए बताओ 22,000 के। इतना बताओ समझ आया। अब तुम 22,000 रुपए उसको जेब से निकाल के देने वाले थे, तभी क्या हुआ, ये जो रामू काका था, ठीक है, इसको गुस्सा आ गया, ठीक है, और इसने अपने हाथ में प्रेस उठा ली और तुम्हें दिखा रहा है कि भाई 22,000 नहीं लूंगा मैं, इसके अंदर 10,000 रुपये और जोड़ो और 32,000 रुपये लूंगा मैं, तब जाके मैं अपना बिजनेस बेचूंगा। अब तुम उससे क्या पूछोगे कि भाई सामान तो तुम्हारा 22,000 का है, ये 10,000 किस चीज के जोड़ रहे हो, बताओ समझ आया, बताओ। हाँ बिल्कुल, ये इसकी 30 साल की मेहनत है, ठीक है, ये इस 30 साल का इसका हार्ड वर्क है। अच्छा बताओ, ये 30 साल के हार्ड वर्क से हुआ क्या, इस 30 साल के हार्ड वर्क से इसके बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बन चुके हैं। अब ये क्या बोलेगा कि भाई देखो ये 10,000 रुपये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी, मैंने ग्राहक बनाए। अब क्या है, अगर मैं कहीं और जाके अपना धंधा दोबारा से करता हूँ, या फिर तुम अगर अपने यहाँ पे मेरे साथ में धंधा करते हो, तो तुम्हें भी वो क्लाइंट बनाने में 30 साल लग जाएंगे। तो भाई ये 30 साल के पैसे आज मुझे दे दो, कितने रुपए, 10,000 रुपये, ठीक है, बात समझ आई। चल, तो यानी कि कुल सामान कितने का हो गया मेरे पास, 32,000 रुपए का। यानी कि अब देखो हुआ क्या, मैंने इससे क्या क्या खरीदा, मैंने इससे एसेट्स खरीदे, ठीक है, मैंने कितने के एसेट्स खरीदे, 27,000 के। मैंने लायबिलिटी भी ले ली, कितने की लायबिलिटी ले ली, 5,000 की। उसके अलावा मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करे 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए किस चीज के पे करे बताओ मैंने, ये इसकी गुडविल है। आप समझ आया गुडविल क्या होता है, हालांकि अभी भी नहीं समझ आया, मैं स्कोर समझाऊंगा। ये बताओ समझ आ गया गुडविल, ठीक है। यानी गुडविल को अगर मैं पूछूं कि भैया गुडविल क्या चीज है, तो बता सकते हो गुडविल क्या चीज है, क्योंकि देखो यहां मैं वैल्यूएशन कर सकता हूं, मैं इसकी रुपीज में वैल्यू निकाल सकता हूं। नेम फेम रेपुटेशन की वैल्यू आप रुपीज में नहीं निकाल सकते। और नेम फेम तो ये भी छोड़ो, आगे जाके ना सेकंड ईयर में पढ़ोगे, रैट गुडविल, कैट गुडविल, जूलॉजी के ऊपर गुडविल बना रखी है, वो बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहीं देखो या कोई तुम्हें बताए ना, तो बोल देना कि भाई ये मत पढ़ना, रैपिड गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, ऐसे गुडविल भी निकलती है। हाँ, जूलॉजी के ऊपर बना रखी है, पता नहीं क्यों बना रखी है, वो पूरा टोटल कॉन्सेप्ट स्क्रैप हो चुका आज के टाइम पे। चलो बताओ मुझे गुडविल की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं अब, तो क्या बताओगे, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, चल मैं बताता हूँ। देखो अब सबसे पहले तो ये चीज क्वेश्चन आता है कि भाई ये 10,000 रुपए उसने निकाले कैसे, क्योंकि देखो हमें करना क्या है, ये 10,000 रुपए कि भाई हम पूछ रहे हैं कि आपने वैल्यू कैसे करे। भाई गुडविल वैल्यूएशन ही तो पढ़नी है हमें चैप्टर के अंदर। हमें गुडविल, देखो हमें गुडविल इस चैप्टर के अंदर हमें ये नहीं पढ़ना कि गुडविल क्या चीज है, हमें गुडविल निकालना सीखना है। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा गुडविल क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा ना कि भाई गुडविल क्या है, उसको निकाल नहीं पाओगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मूले में अटके रहते हैं, मैं एक भी फॉर्मूला नहीं कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अपने फ्रेंड से पूछोगे ना किसी से, तो बोलेंगे गुडविल में इतने सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, एक भी फॉर्मूला नहीं कराऊंगा मैं, और पूरे क्वेश्चन करेंगे गुडविल के बिना फॉर्मूले के, देखना। चल अब हुआ क्या, मैं समझाता हूँ। देखो भाई हमने इससे पूछा रामू काका से कि भाई आपने 10,000 रुपए कैसे निकाले, तो इसने क्या कहा कि मैंने पिछले सालों में मेहनत करी, तभी तो मैंने प्रॉफिट कमाया। तो भाई पिछले सालों में मैंने 10,000 रुपए के करीब मैंने कुछ कमाए थे। अब ये 10,000 रुपए जो है ये मैं नहीं कमाऊंगा, ये कौन कमाओगे, आप कमाओगे, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए जो मैं कमाता, पर अब कौन कमाएगा, तुम कमाओगे। तो इस वजह से ये 10,000 रुपए मुझे आज के दिन ही दे जाओ। तो ये 10,000 रुपए को मैं क्या कह सकता हूं सिंपल टर्म्स में, फ्यूचर प्रॉफिट। आप समझ आया, यानी गुडविल कुछ भी नहीं होता, गुडविल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट। और ये मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। किसको, एंटिसिपेशन। देखो एंटिसिपेशन का मतलब होता है जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। एंटिसिपेशन अलग होता है और वैल्यूएशन अलग होता है, दोनों चीज में फर्क होता है। हालांकि वैल्यूएशन भी एंटिसिपेशन की बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। हाँ कह सकते हो ये एंटिसिपेशन है एक तरीके का, ठीक है। तो यानी इतना समझ आ गया हमें कि भाई जब आप पास्ट में कुछ ऐसे काम करोगे
जिसके अंदर आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो अगर आपका कोई बिजनेस खरीद रहा है तो आप उस मेहनत के लिए जो आपने पास में करी है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो फ्यूचर का बेनिफिट आप आज के दिन ही उससे ले लोगे, जिसको क्या कहेंगे गुडविल। बताओ समझ आएगा? यानी गुडविल का मतलब क्या है? सिंपल, गुडविल का सिंपल मतलब है फ्यूचर प्रॉफिट। ये बताओ समझ आया? ये भी दोबारा बताओ, पक्का? एक काम करो, इसको लिख लो। अरे वो सब बेकार होती है, घर पे बैठ के कोई जॉब नहीं होती। हाँ। हम्म। हम्म। कॉपी पेस्ट करनी है। हाँ पता है। पर पेज के पता नहीं 50 रुपये मिलेंगे या 100 रुपये मिलेंगे, ऐसे कुछ बताते हैं। अच्छा। हम्म। 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 अरे बेवकूफ़ बनाते हैं। एक चीज़ याद रखना, घर पे बैठ के अगर कोई कहता है ना कि घर बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें घर बैठे बैठे पैसे कमाए जा सके। और दूसरी चीज़ ये देखो, आज के टाइम पे सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, और वो तुम्हें डिजिटल कॉपी से हैंड राइटिंग करवा रहे हैं। अबे हैंड राइटिंग क्यों करवा रहे हैं जब सारा काम डिजिटल हो रहा है? तो ठीक है, तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। और मैं बताऊँ, दिल्ली में ही बहुत इतने सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं, और इतने सारे लोग बेवकूफ़ बनने वाले ज़्यादा लोग हैं। बेवकूफ़ बनाने वाले से अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 10 लोग बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, और 90 लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनने वाले हैं। बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं, बहुत ज़्यादा। हर कोई बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं दिए, मैंने भी एक दो बार पैसे दिए थे, ऐसे नहीं दिए मतलब उसने किसी और चीज़ के लिए, पर ये था कि मैंने भी दिए थे पैसे। हालांकि मैं तो उससे लड़ भी सकता था, मैं और भी कर सकता था, पर दिक्कत ये होती है ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, अपने काम करें या उससे लड़ने गए। और फिर क्या होता है, अमाउंट थोड़ी सी होती है, 1500 रुपये 1500 रुपये, तो हम सोचते हैं यार क्या लड़ेंगे इसके लिए, छोड़ कोई नहीं, ऐसा सोचेंगे दाम दे दिया हमने, ये हो जाता। चलो एक काम करो, फटाफट से पूरी कहानी लिख लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। दिख रहा है? ज़्यादा छोटा हो गया? ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। कहाँ पे? रामू काका? ये सेकंड बुक में जब मैं कराऊंगा तब रिपीट कराऊंगा इसमें। ये मिटा दो भाई, देखो ये मीटिंग चलता रहेगा यहाँ से, जो लिखा है ना इसको मिटा दो। इसको लिख लो है, अभी आया। और गया हूँ पर घूमा नहीं वहाँ कभी, गया और वापस आया था मुझसे। उदयपुर जाने का मेरा मूड है। ऐसे तो मैं नैनीताल जाने वाला था अभी थोड़े टाइम पहले, पर ये लॉकडाउन के चक्कर में जा नहीं पाया। नैनीताल अच्छी जगह है, मैं गया था नैनीताल, अच्छा लगा मुझे नैनीताल। क्या है? मनाली तो अभी जाकर आया था, अभी तो गया था मनाली में 4-5 महीने पहले, जुलाई में नहीं, जून में गया था। नैनीताल में जाने वाला था बाइक से, दिल्ली से बाइक लेके नैनीताल जाते, नैनीताल से जाता अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से एक जगह और पड़ती है, क्योंकि देखो नैनीताल तो मैं जा चुका हूँ, नैनीताल में रुकता नहीं मैं, नैनीताल से फिर अल्मोड़ा जाता, अल्मोड़ा से एक जगह और थी वहाँ जाते, फिर वहाँ से वापस दिल्ली आते। तो हम 4 व्लॉग तो मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, और व्लॉग तो मैं सबको कहता हूँ बनाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि भाई यूट्यूब पर डालने के लिए। ये होता है कि हाँ केदारनाथ गया था, जिस टाइम में तुम्हें पढ़ाता था, जिस समय मेरी क्लास होती थी उस समय मैंने छुट्टी ली थी 3-4 दिन की, तभी गया था मैं, उसी टाइम गया था। हाँ 6 महीने के लिए बंद रहता हूँ।
नहर नहीं, नदी हो। और नदी का बहाव तो कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर जगह पर अलग अलग है। कहीं पे जैसे बड़ी जगह आती है, जैसे पहाड़ों से जब नदी निकलती है ना, तब उसका बहाव तेज होता है। फिर जब वो समतल जगह पे आती है, जैसे हरिद्वार जो है समतल जगह है, हरिद्वार के बाद पहाड़ शुरू होते हैं, ऋषिकेश और बाकी सब जगह पहाड़ शुरू होते हैं। तो वहाँ पे जब हम मतलब वहाँ पे जब जाते हैं ना पहाड़ों पे, तब थोड़ा उसका फ्लो ज़्यादा होता है। जब मैं पहले गया था, मैं पहले बद्रीनाथ गया था, मतलब ये लगा लो मैं गया था जून में गया था बद्रीनाथ, जिस टाइम दिल्ली में 40-45 डिग्री टेम्परेचर था। उस टाइम वहाँ पे केदारनाथ अलग है, बद्रीनाथ अलग है। मतलब ऐसा है कि केदारनाथ अगर यहाँ पर है तो बद्रीनाथ यहाँ पर है। तो मैं यहाँ गया था। अब यहाँ पे है ना बाय रोड जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गया था जून के टाइम पे। और वहाँ पे जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे हमें दो दो रजाई ओढ़ के सोनी पड़ी थी, जबकि दिल्ली में उस टाइम 40-45 डिग्री टेम्परेचर था। वहाँ पे इतनी ठंड थी कि हमें रजाई ओढ़ के सोनी पड़ती थी। तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में तो उससे ठंड रहती है। हाँ, तो और मेरे उस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में से खाना बहुत महंगा होता है। खाना वैसे ना दिल्ली में बताऊँ, दिल्ली में ही खाना सस्ता है। बाकी मैं बहुत जगह गया हूँ, हर जगह खाना महंगा है और बेकार भी है। दिल्ली में खाना अच्छा भी है और सस्ता भी है। सब पंजाब का सुना है मैंने, पंजाब का खाना पंजाब बहुत में भी अच्छा अच्छा खाना है। पंजाब में भी अच्छा है, पर दिल्ली पंजाब में भी ना थोड़ा सा महंगा है। लेकिन दिल्ली में सस्ता भी है। मतलब ये लगा लो दिल्ली में ना कोई भी पर्सन 20 रुपए में पेट भर सकता है। उसको 20 रुपए में है। हाँ पेट भर बिल्कुल। खाना मिल जाएगा। लेकिन बाकी स्टेट्स में इतना नहीं है। और जब हम यहाँ गए थे मुंबई बद्रीनाथ। हो आप? हम्म? अच्छा, मुंबई भी गए हो आप? मुंबई। नहीं, मुंबई नहीं गया। मैं गोवा गया हूँ, मुंबई नहीं गया। हम यहाँ गए थे बाइक से। इसका भी मैंने ब्लॉग डाल रखा है। दिल्ली से गए थे हम बद्रीनाथ बाइक पे, बहुत दूर था। और जब हम कितने ऋषिकेश दिन पहुंचे चलाए थे, थे? हमने चलाई थी 4 दिन चलाई थी। जब हम ऋषिकेश पहुंचे थे ना, मतलब हम हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे थे। अब ऋषिकेश पे हमारा स्टे था। अब ये था कि भाई हम तो क्या नाम है भाई, नॉनवेज खाने वाले हैं, तो भाई हमें नॉनवेज चाहिए था। हमने वहाँ पे बहुत जगह ढूंढा, ऋषिकेश में नॉनवेज मिलता ही नहीं है। तो एक रेस्टोरेंट था, फिर हम बहुत जगह, क्योंकि ये थोड़ा वो है ना ऋषिकेश जैसे हरिद्वार, और ये थोड़ा मतलब वो मंदिर वंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ धार्मिक स्थल है। हाँ धार्मिक, तो यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता। तो अब हम ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। तो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, उसने बताया, उसने कहा था कह रहे यहाँ चलेगा, यहाँ मिल जाएगा। तो हमने वहाँ जाके पूछा। जॉस्टल था वो, नाम सुना जॉस्टल करके, बहुत जगह बने हुए हैं इसके। सोशल। हाँ। तो यहाँ पूछा तो उसने कहा मिल जाएगा, लेकिन आपको ना मतलब अलग से खाना पड़ेगा चुपके से, क्योंकि अलाउड नहीं है वहाँ पे ऋषिकेश में ना नॉनवेज अलाउड। तो वो अलग से हमारे लिए लेकर आया था। और फिर जब हम यहाँ पे जब गए थे हॉस्टल के अंदर, तो जैसे ये ऊपर वाला फ्लोर था जहाँ पे हम खा रहे थे, नीचे वाला फ्लोर एक था खाली। वहाँ पे सारे के सारे ना वो बैठे हुए थे अंग्रेज, गद्दे वद्दे बिछा के। और सारे के सारे पता नहीं क्या वो गांजा पी रहे थे, या पता नहीं वो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी था वो अपने गांजा वांजा पी रहे थे। सब बैठे हुए थे आराम से करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरनर, मतलब शाम के टाइम पे वहाँ पे पूरे पे फॉरनर्स ही घूमते रहते हैं। बहुत फॉरनर्स घूमते हैं। दिखाऊं आपको बारिश आ रही है? नहीं, मेरे तो यहाँ नहीं आ रही। मेरे यहाँ पे नहीं आ रही बारिश। तो देखिए, एक मिनट। काफी तेज आ रही है और धूप भी निकल रही है। एक मिनट, मेरा माउस काम नहीं कर रहा। अच्छा। हम्म। तो मेरा घर बड़ा पुराने जमाने का है। इस सामने हमारा खोखा है, लकड़ी का बना हुआ है ये पूरा। हम्म। और ये मेरा कमरा है। ये थोड़ा मतलब अच्छा बना हुआ है। तो मकान बना हुआ है, वही काफी है। चलो हो गया, चले आगे। यस। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और बताऊंगा फिर छुट्टी करते हैं आज की क्लास। ठीक है, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। लिखो। फॉर्म नहीं, गुडविल के बारे में मैं, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। देखो गुडविल हमें समझ आ गया गुडविल क्या है। और ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट होता है। ठीक है, याद रखना। और कभी कोई बोले कि गुडविल नेम होता है, फेम होता है, तो उसको बता देना कि भाई नेम और फेम को आप वैल्यू नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज़ उसको भी पता है, क्या नाम है, ऋषभ को भी, क्योंकि हमने पढ़ाई साथ करी है। तो वो भी अच्छा, ऐसे ही करा नेम था। और फेम को हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट को कैलकुलेट करा जा सकता है। इसी वजह से गुडविल जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट होती है। फ्यूचर प्रॉफिट। चल, अब गुडविल वैल्यूएशन में हमारे पास आएगा क्या क्या, देखो इसको लिख लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, एक आएगा इसमें एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के दो पार्ट बनेंगे।
ठीक होगा। सिंपल एवरेज में सिंपल एवरेज, अच्छा वेटेड पढ़ा हुआ है? एवरेज पढ़ा है इसको, कहाँ पढ़ा? सामने लिखा हुआ है। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे फॉर्मूले भी लिखते होंगे। कैपिटलाइजेशन वाली। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। और मैं कोई फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, ठीक है, याद रखना। फॉर्मूला बनाएंगे हम, जैसे हमने वहाँ पे वो फॉर्मूला बनाया था, याद है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जो मैंने मास्टर चार्ट बनाया था। मैंने कहा था कि भाई फॉर्मूला ऐसे बनाना है कि 3 महीने का फिर 1.5 महीना ऐड कर देना, माइनस कर देना, ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन में होता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, पर है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है ना समझने वाला, वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। जब पास्ट एडजस्टमेंट्स आएंगे ना, वो हमें इसमें मेन पढ़नी है। बाकी तो चैप्टर में कुछ नहीं है, बच्चों वाला चैप्टर है। सर अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में हो कैसे जाता है? देखो कोई भी पेपर है ना 3 घंटे में तब हो पाता है जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम से पहले हो, कोई भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का तरीका ये है कि भाई एग्जाम से पहले है ना, कम से कम 1 महीने पहले तुम्हें अपना सेल्फ टेस्ट लेना पड़ेगा। यानी कि 3 घंटे बैठ के ऐसे ही माहौल बना के, एनवायरमेंट बना के 3 घंटे बैठे हो, और 3 घंटे में पूरा पेपर करने के, जैसे पिछले साल के पेपर निकाल लिए और उसको करे जा रहे हो 3 घंटे में। फिर देखो कि तुमने कितनी स्पीड में करा, कितना गलत करा, कितना सही करा। अब क्या होता है, देखो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हम पढ़ते रहते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, फिर जाके पेपर देकर आते हैं। अब भाई हमने पेपर की तैयारी नहीं करी, हमने पढ़ने की तैयारी करी है। पेपर देने की तैयारी अलग होती है, पढ़ने की तैयारी अलग होती है। तो जितने बच्चे जो रैंकर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़ने की तैयारी के साथ साथ पेपर देने की तैयारी भी करते हैं। वो सेल्फ रिवीजन करते हैं, अपने आप का 3 घंटे का सेल्फ क्या कहते हैं एग्जाम लेते हैं, और तो 3 घंटे के अंदर देखते हैं फिर उन्होंने कितना सही करा, कितना गलत करा। क्योंकि क्या है कि जब वो अपना एग्जाम लेंगे तो पहली बारी में गलती करेंगे, और वो गलती फिर वो अगली बारी में नहीं करेंगे। फिर अगर उसमें कोई गलती होती है तो नेक्स्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं, और जितनी गलतियां करनी होती है ना, वो सीधा फाइनल एग्जाम में करके आते हैं। और फिर पेपर देने के बाद पता है क्या होता है, हमें लगता है यार ये चीज़ वो अच्छा सा कर सकते थे, ये चीज़ और अच्छी से कर सकते थे। बाद में पेपर देखते हैं जब हम, वो इसलिए होता है क्योंकि भाई हमने पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करा, हमने तो पढ़ने के लिए प्रिपेयर करा। इसी वजह से जब कोई दोस्त पूछता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम उसको बता देते हैं, ये चैप्टर में क्या है हम उसको बता देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ने के लिए तैयारी करी है। लेकिन जहाँ पे पेपर आता है, हमने पेपर के लिए तैयारी नहीं करी, तो हम गलतियां करके आ जाते हैं बहुत सारे पेपर में। तो गलतियां जो करनी है उससे पहले ही कर लो, ताकि पेपर में गलतियां ना करो। ये मेरे से वो दीपक भी पूछ रहा था, उसको भी मैंने समझाया था ये। पर मैंने उसको ही कहा था कि भाई देखो एग्जाम, वो कह रहा था कि मुझे टॉप टॉप करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने उसको कहा था कि भाई तो टॉप। डेली कह रहा है इस बात को। अच्छा। अकाउंट्स में टॉप करूंगा मैं, तो मेरे भाई कर लूंगा। मैं आज क्लास में से सर के सामने शुरू हो गया, अच्छा। सर देखना अकाउंट्स में टॉप इस बार दीपक करेगा। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, टॉप कर लियो। क्योंकि मैंने उसको बोला था, मैंने कहा भाई टॉप करने से ज़्यादा अपने नॉलेज गेन करना शुरू करो। क्योंकि प्रैक्टिकली आपके नंबर मैटर नहीं करते, प्रैक्टिकली आपकी नॉलेज मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज बहुत होती है उनको, काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलो हो गया। यस। चलो फिर अगली क्लास में बाकी करते हैं चैप्टर का, ठीक है। एक काम करना गुडविल वैल्यूएशन का, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना हमारा चैप्टर सेकंड वाला फंडामेंटल्स का। तो ये जितने क्वेश्चन रह गए ना फंडामेंटल्स के, गारंटी वाला छोड़ देना, ठीक है। जो क्वेश्चन 78 से ना गारंटी वाला, वो छोड़ देना। उसके अलावा जितने भी होते हैं सबसे पहले तो रिपीट कर लेना, जो मैंने क्वेश्चन आज कराए वो सारे रिपीट करना, ठीक है। उसके अलावा जितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सारे ट्राई करना, ठीक है। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे। और एक काम और करना कि जो सेकंड चैप्टर है ना गुडविल का, उसके क्वेश्चंस की मुझे से पहले भेजी थी ना मुझे फोटो, उससे कैम स्कैनर से, वैसे ही फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। हाँ तो कोई दूसरी ऐप कर लो, एडोब की कर लो, एडोब की भी एक ऐप है। हाँ एडोब स्कैनर करके कोई ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। बहुत सारी ऐप आती है, एडोब की आती है, हाँ सिर्फ क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट की आती है, एडोब की आती है, एक फ्री नोट्स करके आती है, एडोब की कर लेना, वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ट्यूसडे को, ठीक है। चलो ओके बाय।